नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का उमड़ा जनसैलाब। जुबिन को श्रद्धांजलि देने वालों को लगा तांता। राज्य सरकार ने की 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। भाजपा ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की लगातार हो रही चुनावी हार पर कसा तंज। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे पीएम का संबोधन होगा देश के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से सियोम उपबेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का ही ओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला ये सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्ति पीठों में से एक माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया। इस कड़ी में आज बात पीएम मोदी के व्यक्तित्व के उस अनोखे पहलू की, जिसमें बच्चों से उनका प्यार, लगाव और भावनात्मक जुड़ाव सहज ही समय समय पर दिखता रहता है। बच्चों से विशेष लगाव की वजह से ही उन्होंने लगातार बच्चों के लिए अलग अलग नीतियां और योजनाएं बनाकर इनके सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाई है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? यस, मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? बच्चों की कुछ नटखटी अटपटी सी बातों में मगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ हाथ बनाइए।
अच्छा मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया को संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते। और अपनी खुशी को बयां करते ये बच्चे। देख लो मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। निर्मल मन, उमंग से भरे बच्चों के बीच जब कभी भी प्रधानमंत्री को समय बिताने का अवसर मिलता है तो वो और भी सहज हो जाते हैं। कहाँ बैठाओगे? बच्चों को सही दिशा देने, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद तत्पर रहते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के साथ आत्मीयता के साथ घंटों चर्चा कर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ अपने इस लगाव को नीतियों और योजनाओं के जरिए पुख्ता बनाया है। मातृ शिशु को सुरक्षित रखने के लिए अब पोषण अभियान से लेकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया है। बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का कवच तैयार है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। खेल के मैदान से लेकर विज्ञान की खोज तक, बिजनेस और स्टार्टअप से लेकर नौकरी रोजगार तक कदम कदम पर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बच्चों के साथ हैं। ये बच्चे ही तो कर्णधार होंगे भारतीय विरासत के। इनकी ही ऊर्जा तो गति देगी देश के विकास को। इनका सामर्थ्य ही तो सिद्धि देगा विकसित भारत के संकल्प को। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से विवादों में फंस गए हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से एक टिप्पणी की गई है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव की मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी की गई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र को घोर अपमान भी है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करें। और बिहार का जमालपुर वर्कशॉप रेल कारखाना पिछले 5 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में यहां 4 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इस वर्कशॉप में 2 ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाने से ही तैयार होते हैं। साथ ही अनेक उत्पादों के मरम्मतीकरण और निर्माण में विविधता के लिए जमालपुर रेल वर्कशॉप को जाना जाता है। बिहार के जमालपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप देश और एशिया का एकमात्र कारखाना है जहां पर ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन का निर्माण होता है। इस ब्रेकडाउन क्रेन का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक ब्रेकडाउन क्रेन के निर्माण में 60 दिन का वक्त लगता है, जिसे आवश्यकता अनुसार देश के रेल मंडलों को सप्लाई किया जाता है। दूसरा इकलौता उपकरण जमालपुर जैक है।
जिसका इस्तेमाल कर जैक के सहारे किसी भी ट्रेन की बोगी को ऊपर उठाकर उसकी मरम्मत बखूबी से किया जा सकता है। ये जमालपुर जैक भी सिर्फ और सिर्फ जमालपुर रेल वर्कशॉप में ही बनता है। जमालपुर जैक जो है इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। जो हम पावर सोर्स लेते हैं, अब मोटर लगा हुआ है, उससे हम लोग पावर लेके मोटर के थ्रू जो है स्क्रू इसमें है, उससे हम ऑपरेट कर लेते हैं। देश भर में यूनिक इसलिए है कि ये जो है 4 जैक लगा के, जहां शेड नहीं है, शेड है लेकिन ईओटी क्रेन नहीं है, कहीं भी इसको हम 4 जैक लेके कोच को, वैगन को, लोको को, किसी भी प्रकार जो रेलवे का हम रहा है उसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए इसको यूज करते हैं। सिकुनाइज करके 4 जैक अलग अलग जगह लगा के हम लोग सिकुनाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करके नीचे जो है बोगी को अलग करके हम लोग इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है लोडिंग करके इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिसमें साल 2024 में 8 व्हीलर टावर शुरू की गई। तो इसी वर्ष हाई हॉर्स पावर इंजन का ओवर वाइलिंग भी शुरू किया गया। 1 मंथ 1 लोको के स्लोगन के साथ रेलकर्मी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। ये ओवर वाइलिंग का काम देश में सिर्फ 2 ही जगह होता है, एक तमिलनाडु और दूसरा जमालपुर वर्कशॉप में। साथ ही पेट्रोलियम टैंक वैगन निर्माण 2025 में ही शुरू किया गया, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही में मदद मिल रही है। पिछले सालों के 2-3 सालों के दौरान मुझे वर्कशॉप को हम लोगों ने 4 नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हाई हॉर्स पावर डीजल लोको है, जिसका हम लोगों ने पीओ स्टार्ट किया है। ये एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। उसके अलावा हमारा 8 व्हीलर टावर कार, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की है। इस साल भी हम लोग को 2 नए ऑर्डर्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक जो टैंक वैगन है BTPN, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जमालपुर वर्कशॉप के लिए बिल्कुल पहला एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने उनका पूरी रेक का एक फ्लैग ऑफ किया है। ये वर्कशॉप के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हमें एक FMP फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन का भी एक ऑर्डर मिला हुआ है, वो भी हम लोग 1-1.5 महीने में हम लोग एक फर्स्ट निकालेंगे। फ्लैट वैगन निर्माण की प्रक्रिया भी 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई। इस वैगन में डिफेंस के उपकरण और स्टील के सामान समेत अनेक वस्तुओं की ढुलाई में मदद मिलेगी। पिछले दिनों जमालपुर कारखाना के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 79 करोड़ रुपए की लागत से वैगन ओवर वाइलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 255 वैगन प्रतिमाह क्षमता बढ़ जाएगी। इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था इरीमी जमालपुर में प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की निवेश की योजना शामिल की गई है। एशिया और देश में अपनी मुकम्मल पहचान रखने वाला बिहार के जमालपुर रेल कारखाने का अतीत लगभग 150 साल से भी ज्यादा का है। यह कारखाना देश में वर्सटाइल कारखाना है, जहां विभिन्न तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के जरिए जहां छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, वहीं बगल में इरमी संस्था है, जहां पर देश भर के रेलवे के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिहार की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बिहार के जमालपुर रेल कारखाने से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को GST फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की GST बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का जनसैलाब उमड़ रहा है। जुबीन को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी अपने पसंदीदा गायक के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जहां इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इससे पहले शनिवार की आधी रात को उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुबीन के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने चहेते गायक के अंतिम दर्शन के लिए लोग बेताब नजर आए। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और पूरे प्रदेश में जुबीन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जैन क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। तो दिल्ली के बाद हैदराबाद में एक बार फिर एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और डीयू के बाद हैदराबाद में एबीवीपी का कब्जा बरकरार है और एबीवीपी अब लगातार जीत हासिल कर रही है। और आपको बताते चलें कि युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार बनाती जा रही है और वहीं अगर आपको बता दें कि एनएसयूआई अपनी ज़मीन खोती हुई नज़र आ रही है। एबीवीपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उसने आपको यहाँ ये भी बता दें कि अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने अपना जीत का झंडा लहरा दिया है। और भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जनरेशन जी एबीवीपी के साथ है। ये क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरेशन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए हैं विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा पर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा, H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वो सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई ज़रूरत है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था।
और इधर भारत ने कहा है कि वे H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष इससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और सृजनता में रुचि है और उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आशा है कि अमेरिकी अधिकारी इन बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी मिशनों को सलाह दी है कि वे अगले 24 घंटों में अमेरिका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद करें। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर 1202-550-9931 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल तत्काल आपातकालीन सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों को ही करना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बकराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को धमकी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान बलगाम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बुरी घटनाएं घटेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब अमेरिका लगातार इस अहम सैन्य अड्डे पर दोबारा कब्जा करने की कोशिशों में जुटा है। बकराम एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने 9/11 आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए किया था, लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद ये बेस इस्लामी संगठन तालिबान के कब्जे में चला गया था। बकराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य ठिकाना माना जाता है। अब तालिबान के नियंत्रण में होने की वजह से इसका मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों में नया तनाव पैदा कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान के बकराम एयरबेस पर ट्रंप ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि बकराम एयरबेस को लेकर हम सभी अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं और हम उसे जल्द ही वापस चाहते हैं। अगर अफगानिस्तान ऐसा नहीं करता तो सबको जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। I'm going to meet with a lot of the leaders at the UN. We want to probably 20. Everybody wants to meet, but I'm one person. But we're going to meet with quite a few of the leaders. Well, I'm going to meet with some of the majors. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश भर के 75 स्थानों पर नमो युवा रन आयोजित किया। इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्त भारत का संदेश देना है। दिल्ली में ये मैराथन दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित रग्बी स्टेडियम से शुरू हुई। फ्लैग ऑफ सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और देश को नशा मुक्त बनाना ही युवाओं का संकल्प है। डॉक्टर अलका गुर्जर और पद्मश्री एथलीट सुधा सिंह भी मौजूद रहीं। आज का उद्देश्य है कि नशे को हराओ, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त दिल्ली कैसे हो, इसके लिए लोगों को दौड़ में शामिल भी कराना है, वो फिट भी रहे और फिटनेस के मंत्र भी मिले। इस मैराथन के माध्यम से हम सबों का उद्देश्य है कि भारत को ओबेसिटी मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये आगे चल करके विकसित भारत का निर्माण कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज सुबह भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ नमो युवा रन का आयोजन किया। इस विशेष दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त भारत का संदेश देना था। इस रन में कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये दौड़ न केवल प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पर्व के रूप में मनाने का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने का संदेश भी है।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक रहेगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहेगी। आज लगने वाला ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढक देगा और कुछ जगहों पर आसमान में अर्धचंद्राकार सूर्य दिखाई देगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।